हाय एवरीवन। सो हम न्यूक्लियर फिजिक्स में नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं विच इज यूनिट 4 एंड ये है इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन एंड चार्ज पार्टिकल विद मैटर। ओके, सो इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ अब्जॉर्प्शन एंड अटेन्युएशन कोफिशिएंट। ये हम अभी आज वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। सो यहाँ पर देखिए आप अब्जॉर्प्शन एंड कोफिशिएंट, ये वाला टॉपिक मैंने लिया है एक मिनट एस एन घोषाल से। ठीक है, ये वाला टॉपिक अपन करेंगे एस एन घोषाल से। चैप्टर नंबर 6 है। सो यहाँ पर देखिए पैसेज ऑफ गामा रेज थ्रू मैटर। गामा रेज का मतलब हमारा रेडिएशन। सो गामा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ and while passing through matter, gamma ray photons are either completely absorbed or are deflected, or we can say scattered from their path, usually at large angles. For both these reasons, the intensity of a collimated beam of gamma ray is reduced as it passes through matter. तो law of absorption का मतलब है कि जब हमारा जो रेडिएशन है, रेडिएशन जब किसी मीडियम में से गुजरता है तो बाहर निकलने वाले जो भी रेडिएशन होगा उसकी इंटेंसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। इसका रीजन है कि जो मीडियम है उसके अंदर कुछ रेडिएशन का अब्जॉर्प्शन हो गया है और कुछ फोटोन स्कैटर हो गए हैं। दोनों ही रीजन से हमारे पास इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। सो आप यहाँ पर ये फिगर देखिए, आई इंटेंसिटी की रेडिएशन गई और मीडियम में डेल्टा एक्स डिस्टेंस उसने ट्रेवल की और उसके बाद निकलने में उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होके आई माइनस डेल्टा आई हो गई। ओके, सो लेट्स मूव टू द मैथमेटिकल expression. Let I be the intensity of a collimated beam of monochromatic gamma rays falling on a slab of material of thickness dx as shown in the figure. तो मान लीजिए इंसिडेंट जो बीम है हमारी उसकी इंटेंसिटी आई है। The diminution in intensity di is found to be proportional to the initial intensity I and to dx, so that we can write di is equals to minus mu I dx. ये मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो डी होगा, डी का मतलब होता है चेंज इन इंटेंसिटी या कितना उस इंटेंसिटी में डिक्रीज हुआ है। तो अगर हमारे पास आप देखिए ये मीडियम है, अगर यहाँ से जो आई मान लीजिए जो भी यूनिट होती है इंटेंसिटी की जो भी यूनिट होती है एनर्जी अपॉन एरिया, मान लीजिए आपके पास इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी 100 थी और आपके पास कुछ 20% का यहाँ पे अब्जॉर्प्शन हो गया, तो वापस निकलने वाला कितना रह गया 80। लेकिन अगर आपके पास इनिशियल इंटेंसिटी 1000 होती तो फिर हमारे पास ऑब्वियसली अगर इसी हिसाब से देखा जाए तो 800 जो है इंटेंसिटी वो हमें वापस मिलती। करेक्ट। सो इसका मतलब यहाँ पर जो रिडक्शन हो रहा है, जितना ज्यादा यहाँ पर रिडक्शन भी ज्यादा का होगा, रिडक्शन कितना हो जाएगा फिर 200 का हो जाएगा, यहाँ से 20 का होगा। तो ये जो पार्ट हमारे पास हो रहा है इंटेंसिटी में रिडक्शन, इसे हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर इनिशियल इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो रिडक्शन भी ज्यादा होगा। सो इसका मतलब डी जो है वो आई के प्रोपोर्शनल होगा। पहली चीज ये। सेकेंड, हमारा जो डी है वो प्रोपोर्शनल होगा dx के। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपने इतना सा मीडियम की लेंथ ली है तो इतने से वॉल्यूम के अंदर उसको रिड्यूस होने के लिए कम जगह मिल रही है। लेकिन अगर आपका मटेरियल बहुत थिक है, बहुत मोटा है, तो जितनी ज्यादा वो उसमें ट्रेवल करती जाएगी उतना ज्यादा उसका अब्जॉर्प्शन होता जाएगा। तो इंटेंसिटी में उतना ही ज्यादा रिडक्शन या अब्जॉर्प्शन जो है वो आता जाएगा। तो जो डी है आपका वो dx के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, कंबाइन करके लिखेंगे हमें, इट्स नॉट रिस्पॉन्डिंग, या इट्स रिस्पॉन्डिंग अगेन। तो दोनों को कंबाइन करके हम लिखेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए डी हमारा जो है प्रोपोर्शनल टू आई डी एक्स है ना। जितना ज्यादा मीडियम मोटा होगा उतना ज्यादा उसमें रिडक्शन होगा ना इंटेंसिटी में, इसलिए। अब हमें इसको हटाने के लिए कांस्टेंट लगाना है, तो हमें कांस्टेंट लगा लेते हैं। कांस्टेंट मान लीजिए म्यू है, तो म्यू आई डी एक्स हमारे पास हो जाएगा। लेकिन अब इसमें हमारे पास एक चीज मिसिंग है, नेगेटिव साइन। अभी नेगेटिव साइन क्यों आया वो मैं बताती हूँ। देखो अगर अपन नेगेटिव लगाते हैं तो यहाँ से इस dx को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं तो हमें मिलेगा डी आई अपॉन डी एक्स, और वो हमारे के पास कितना हो जाएगा माइनस का म्यू इंटू आई। अब हमारे पास डी आई बाई डी एक्स के नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है, डी आई अपॉन डी एक्स का नेगेटिव होने का मतलब है कि जनरली देखो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास जब पॉजिटिव आता है तो आप बोलते हो कि एक्स बढ़ने से वाई की वैल्यू बढ़ रही है, तो ये पॉजिटिव आता है। करेक्ट।
और dy बाई dx जब नेगेटिव होता है इसका मतलब x इंक्रीज होने से y डिक्रीज हो रहा है। अब हमारे पास dy बाई dx को देखते हैं, अगर x बढ़ाते हैं अपन तो क्या इंटेंसिटी बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही है। कारण आपके पास जो x था वो कौन सी डिस्टेंस थी? जो आपके पास में उस मीडियम के अंदर ट्रेवल करने वाली डिस्टेंस है। तो अगर जैसे जैसे वो डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज होगी, यानी कि x इंक्रीज होने से I डिक्रीज हो रहा है। मतलब हमारे पास जो सिचुएशन है वो हमारे पास क्या सिचुएशन है कि x इंक्रीज होने से इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज होती जा रही है, क्योंकि x मीडियम में ट्रेवल की जाने वाली डिस्टेंस है। वो जितनी ज्यादा ट्रेवल करेगी मीडियम के अंदर हमारी रेडिएशन, उतना ज्यादा उसकी इंटेंसिटी घटेगी। इसलिए ये वाली जो वैल्यू है वो नेगेटिव आनी चाहिए, इसलिए हमें एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। अब ये जो चीज है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सिस्टम आज मेरा हैंग हो रहा है बहुत ज्यादा। तो डी आई इज इक्वल टू कितना आ रहा है? माइनस म्यू आई डी एक्स। इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें आई इज इक्वल टू आई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस म्यू एक्स मिल जाएगा। ये मैं बता देती हूँ कैसे आएगा। मैं दूसरा पेज ले लेती हूँ, एक काम करती हूँ शायद उससे सही हो जाए। सो हमारे पास यहाँ पे ये मिला हमें डी आई इज इक्वल्स टू माइनस म्यू आई एंड डी एक्स, करेक्ट। इसमें से आई को नीचे लेके आओ तो डी आई अपॉन आई इज इक्वल्स टू माइनस म्यू डी एक्स। ओके, अब दोनों साइड में इंटीग्रेशन करते हैं। सो डी आई अपॉन आई कितना हो जाएगा? लॉग आई हो जाएगा। इधर माइनस म्यू कॉन्स्टेंट था और डी एक्स का कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। हमें कुछ कांस्टेंट लगाना है और हमारे कन्वीनियंस के लिए मान लीजिए वो कांस्टेंट कितना है? ln आई नोट आ जाता है। ln आई नोट को इधर लेके आएंगे तो हमारे पास ln a माइनस ln b होता है। ln a बाई बी इज इक्वल्स टू माइनस म्यू एक्स हो जाएगा। लॉग को उस साइड भेजेंगे तो हमारे पास वो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास यहाँ से आई की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? आई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस म्यू एक्स हो जाएगा। आई नॉट इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएगी, क्योंकि जब x इक्वल टू 0 होगा तो इंटेंसिटी आपके पास आ रही है आई नोट, यानी जब मीडियम में उसने ट्रेवल किया ही नहीं है अभी, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी है? आई नोट। ठीक है, सो इंटीग्रेशन से आपको सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी। अब ये जो म्यू है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं। दिस म्यू इज कॉल्ड एटेन्यूएशन कोफिशिएंट। ये आपके पास था एटेन्यूएशन कोफिशिएंट। इफ x हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, अगर x की डायमेंशन लेंथ की होती है तो म्यू की डायमेंशन जो होगी वो लेंथ का रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल के ऊपर जो चीज आती है वो डायमेंशनलेस होनी चाहिए। द मास एटेन्यूएशन कांस्टेंट इज डिफाइंड। अब ये हमारे पास जनरली हमारे एटेन्यूएशन कांस्टेंट है। अब ये एटेन्यूएशन कांस्टेंट बहुत टाइप के होते हैं, इसमें से एक आता है मास एटेन्यूएशन। तो मास एटेन्यूएशन कांस्टेंट होता है म्यू बाय रो, जहां पर रो जो है वो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल होती है। तो ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास आई इज इक्वल टू आई नॉट, म्यू की जगह हमें रखना है म्यू एम और म्यू एम की जगह रखना है म्यू बाय रो। ठीक है, लेकिन क्योंकि डायमेंशन लेस करना है उसको, तो अगर जैसे ही अपन म्यू बाय रो रख देंगे तो उसको सिंपली एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायमेंशन लेस नहीं बनेगा, इसलिए रो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रो और यहाँ पर रो कर देंगे, तो म्यू बाय रो को अपन माइनस का म्यू एम रख देंगे और यहाँ पर रो एक्स आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास ये जो रो इंटू एक्स है ये क्या हो जाएगा? द थिकनेस ऑफ द ऑब्जॉर्बर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मास पर यूनिट एरिया। तो बेसिकली ये जो है ये मास पर यूनिट एरिया आपके पास में आ जाएगा। ये मास पर यूनिट एरिया आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप इसका रो और एक्स में डेंसिटी और डिस्टेंस का करके वो निकाले ना डायमेंशन, है ना। तो इस कंडीशन में म्यू एम की जो डायमेंशन आएगी वो एम स्क्वायर अपॉन के जी आएगी। तो जो म्यू ए बी होता है is the absorption coefficient and mu sc is the scattering coefficient। अगर मान लीजिए, क्योंकि दो तरह के प्रोसेस हमारे मीडियम में हो रहे थे, जब रेडिएशन अंदर जा रहा था तो यहाँ पर एक तो उसका अब्जॉर्प्शन हो रहा था और एक इसका स्कैटरिंग हो रहा था। हमने दोनों को ही इंटेंसिटी के रिडक्शन का रीजन माना है। इसका मतलब जो हमारा एटेन्यूएशन कांस्टेंट है वो दो फैक्टर से मिलकर बना होगा, एक अब्जॉर्प्शन से और स्कैटरिंग से। सो इसलिए जो म्यू की वैल्यू होगी वो म्यू ए बी प्लस म्यू एस सी होगा। द करस्पॉन्डिंग मास अब्जॉर्प्शन एंड मास स्कैटरिंग, और ये जो है हमारे नॉर्मल एटेन्यूएशन कांस्टेंट है, इन्हीं का अगर म्यू एम में लिखना होता तो हम क्या करते, इसको एम से डिवाइड कर देते, सॉरी रो से डिवाइड कर देते। पूरी इक्वेशन को रो से डिवाइड करने से हमारे पास मास अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट आ जाता, जो कि कितना आता? म्यू ए बी अपॉन रो आ जाता, और स्कैटरिंग मास स्कैटरिंग कोफिशिएंट कितना आता? म्यू एस सी अपॉन रो आ जाता। ठीक है, इफ एन बी द नंबर ऑफ एटॉमिक सेंटर प्रोड्यूसिंग एटेन्यूएशन पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये देखो, एन बी द नंबर ऑफ एटॉमिक सेंटर्स प्रोड्यूसिंग एटेन्यूएशन पर यूनिट वॉल्यूम, देन हमारे पास एन की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी? वेयर एन नॉट इज द अवोगाड्रो नंबर एंड एम इज द एटॉमिक वेट। ये फॉर्मूला देखो समझते हैं, एन इज इक्वल्स टू एन नॉट रो बाय एम कैसे आ रहा है? एन इज इक्वल्स टू एन नॉट रो अपॉन एम आ रहा है, और एन हमें कहा जा रहा है नंबर ऑफ
एटॉमिक सेंटर का मतलब एटम से लिख रही हूँ, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारा एटेन्यूएशन। देखो, हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स, जब हमारा रेडिएशन जो है वो मीडियम में जा रहा था, तो मीडियम के अंदर अब्जॉर्प्शन हो, तो अब्जॉर्प्शन खाली जगह तो करता नहीं है, इसका मतलब कोई एटम होगा, करेक्ट, कोई एटम होगा। अगर स्कैटरिंग होगी तो भी एटम से होगी, अगर अब्जॉर्प्शन होगा तो भी वो अब्जॉर्प्शन रेडिएशन को कौन करेगा? एटम के चारों तरफ, एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उस आने वाली रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लेगा और हायर स्टेट में चला जाएगा, ये हमारा अब्जॉर्प्शन होगा। और स्कैटरिंग वाला प्रोसेस तो हम पढ़ ही चुके हैं। तो चाहे स्कैटरिंग हो चाहे अब्जॉर्प्शन हो, दोनों के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? एटम की होगी। और वो नंबर हमने निकाला है कि मान लीजिए जो स्मॉल एन है वो नंबर ऑफ एटम्स है प्रोड्यूसिंग एटेन्यूएशन, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स है जो कि इंसिडेंट रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो अगर रो डेंसिटी मटेरियल की है तो हमारे पास स्मॉल एन का जो फॉर्मूला आएगा वो कितना आ जाएगा? एन नॉट रो अपॉन एम। ये फॉर्मूला आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा शायद। केमिस्ट्री के अंदर अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखो, एन इज इक्वल्स टू एन नॉट रो अपॉन एम। ये क्या है? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है अपन को। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब है देखो, डेंसिटी कितना होता है हमारे पास? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम होता है, यहाँ से वी निकाल लो, वॉल्यूम की फॉर्मूला कितना आ गया? एम बाय रो, करेक्ट। अब हमारे पास में अगर वी, ये एम बाई रो जो है वी की यहाँ पर रखते हैं इसकी जगह, तो हमारे पास ये एन नोट को रहने दो, और ये रो बाय एम, रो बाय एम कितना हो जाएगा? अपॉन वी। सो दिस इज नंबर ऑफ एटम्स टोटल पर यूनिट वॉल्यूम। हमारे पास आ गया नंबर ऑफ एटॉमिक सेंटर पर यूनिट वॉल्यूम। तो एन नोट बाई वी को हमने क्या लिख दिया? स्मॉल एन लिख दिया। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो चुका है। नाउ हम सिग्मा निकालते हैं, तो हमारे पास सिग्मा कितना हो जाएगा? व्हाट द हेल, सिग्मा है क्या हमारे पास? इफ, अच्छा ओके, अभी हमने बताया नहीं है। इफ सिग्मा, इफ वी राइट म्यू बाय एन, हमारे पास म्यू तो आ गया। म्यू तो हमारे पास क्या है? एटेन्यूएशन कांस्टेंट है। अगर हम एटेन्यूएशन कांस्टेंट को स्मॉल एन यानी नंबर ऑफ एटॉमिक सेंटर्स जो कि एटेन्यूएशन क्रिएट कर रहे हैं उसे डिवाइड कर दें और इस क्वांटिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करें, तो सिग्मा कितना हो जाएगा? म्यू बाय एन। एन की वैल्यू ऊपर से वैल्यू पुट करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, और यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिग्मा मल्टीप्लाई बाय एन, सिग्मा इंटू एन हो जाएगा। तो वापस सिग्मा को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। सिंस n हैज द डायमेंशन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम पर मीटर क्यूब, क्योंकि वो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम था, क्योंकि n का फॉर्मूला कितना आ रहा था? इफ यू रिमेंबर, n नॉट अपॉन v आ रहा था। ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, तो n की जो डायमेंशन आ रही है वो कितनी आ रही है? 1 अपॉन वॉल्यूम की। सो 1 अपॉन वॉल्यूम की है, तो यहाँ से सिग्मा की अगर डायमेंशन देखें तो जो सिग्मा है उसकी डायमेंशन कितनी आएगी? सिग्मा हैज द डायमेंशन ऑफ एन एरिया। सिग्मा की जो डायमेंशन आ रही है वो एरिया की आ रही है। कैसे? देखो, यहाँ से म्यू इज इक्वल्स टू हमारे पास आ रहा है सिग्मा एन, ये समझना ना। इसकी डायमेंशन आ रही है 1 अपॉन वॉल्यूम की, इसकी डायमेंशन आ रही है 1 अपॉन वॉल्यूम की। और म्यू, इफ यू रिमेंबर, हमने आई इज इक्वल्स टू आई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस म्यू एक्स में देखा था कि जो म्यू की डायमेंशन आ रही है वो 1 अपॉन लेंथ की आ रही थी, 1 अपॉन लेंथ की आ रही थी। तो अगर म्यू की जो डायमेंशन है वो 1 अपॉन लेंथ आएगा, तो हमारे पास सिग्मा जो है उसका डायमेंशन कितना आएगा? तो 1 अपॉन लेंथ ले लेते हैं सिग्मा। वॉल्यूम को क्या, वॉल्यूम कितना होता है? लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, क्योंकि 3 लेंथ होती है उसमें मीटर क्यूब में। सो एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से सिग्मा जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके उधर बैठो तो एल स्क्वायर का आ रहा है, यानी कि जो सिग्मा की डायमेंशन आ रही है वो किसकी आ रही है? एरिया की आ रही है, यानी कि मीटर स्क्वायर की आ रही है। ठीक है, तो सिग्मा जो है क्योंकि उसकी डायमेंशन मीटर स्क्वायर की आ रही है, तो सिग्मा को हम बोलेंगे क्रॉस सेक्शन फॉर एटेन्यूएशन ऑफ गामा रेज। अब इसके भी दो पार्ट होंगे हमारे पास। दो पार्ट कौन कौन से होंगे? अब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग, जहां पर सिग्मा ए बी जो होगा म्यू ए बी अपॉन एम, और सिग्मा एस सी म्यू एस सी अपॉन एम। सिग्मा ए बी इज द क्रॉस सेक्शन फॉर अब्जॉर्प्शन एंड सिग्मा एस सी इज द क्रॉस सेक्शन फॉर स्कैटरिंग। Theories have been developed for the calculation of the cross section of the different process by which gamma rays interact with matter। हमारा काम का नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देख लो हमारे पास में यहाँ पे अगर हम ग्राफिकली वैल्यू प्लॉट करें, एक्सपेरिमेंटली वन कैन मेजर म्यू। हाँ, अगर एक्सपेरिमेंटली हमें अटेन्यूएशन कांस्टेंट को मेजर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। सो इफ यू रिमेंबर, हमारे पास आई अपॉन आई नोट कितना आ रहा था? एक्सपोनेंशियल माइनस म्यू एक्स, है ना। इससे दोनों साइड में लॉग ले लेते हैं, तो एल एन आई इज इक्वल्स टू
कितना आ रहा था हमारे पास, माइनस म्यू एक्स प्लस एल एन आई नॉट, लिख सकते हैं ना, पहले लिखा था। तो यहाँ से ये वाली जो इक्वेशन है वो मैंने वापस यहाँ पे लिख दी है। और अगर हम यहाँ पे इसको y से रिप्रेजेंट करें, यानी एल एन आई को मान लो y, और ये हमारे पास हो जाएगा x, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रहा है y इज इक्वल्स टू माइनस का एम एक्स प्लस सी। सो हमारे पास एक ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आएगा, और उस स्ट्रेट लाइन में हमारे पास जो स्लोप होगा वो स्लोप कितना होगा, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा एक्स का वो एम होगा, और हमारे पास यहाँ कितना होगा, माइनस। तो जो ग्राफ आएगा उसका स्लोप ही हमारे पास कितना होगा, एटेन्यूएशन कांस्टेंट होगा। सो ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ इफ द थिकनेस रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ द हाफ द इनिशियल वैल्यू डी हाफ, यानी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए इनिशियल इंटेंसिटी आई है और मीडियम की जो थिकनेस है वो डी हाफ है, और ये थिकनेस इतनी है कि ये इंटेंसिटी को उसका 50% से रिड्यूस कर देती है, यानी बाहर आने वाली इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, इनिशियल इंटेंसिटी अगर आपके पास आई नोट है, मैक्सिमम है, तो बाहर आने वाली कितनी हो जाएगी, आई नोट बाई टू हो जाएगी। बाहर आने वाली आई इज इक्वल टू आई नोट बाई टू हो जाएगी। तो उस कंडीशन में एटेन्यूएशन कांस्टेंट कितना होगा, तो हमारे पास उस कंडीशन में यहाँ पर अपन फॉर्मूला निकाल लेते हैं। ये निकालने के लिए तो हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, इसकी जरूरत नहीं थी वैसे, इतना नहीं करना है, हम डायरेक्टली उसी से कर लेते हैं। एल एन आई अपॉन आई नॉट हमें पता है कितना था, माइनस म्यू एक्स, है ना। सो आई कितना हो जाएगा, फाइनल इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, आई नॉट बाई टू हो जाएगी। सो एल एन आई नॉट अपॉन टू और अपॉन आई नॉट, और उसके लिए जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस थी वो कितनी मान रहे थे अपन, डी हाफ मान रहे थे। तो यहाँ से आई नॉट से आई नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, और एल एन वन बाई टू है, उसको अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस एल एन टू लिख सकते हैं। तो माइनस एल एन टू इज इक्वल्स टू माइनस म्यू एंड डी हाफ आ जाएगा, और यहाँ से अपन इन दोनों से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू की वैल्यू निकालेंगे तो एल एन टू अपॉन डी हाफ आ जाएगा। सो ये हमारे पास में एटेन्यूएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला आ जाएगा, ये वाला, ये यहाँ से देखो, ठीक है। डी हाफ इज नोन एज हाफ वैल्यू थिकनेस। चलिए, इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि द प्रिंसिपल प्रोसेस बाय विच गामा रेज इंटरेक्ट विद मैटर, गामा रेज जो रेडिएशन होता है वो जब मटेरियल के साथ इंटरेक्शन करता है तो यूजुअली तीन तरह के मेन प्रोसेस होते हैं। पहला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, दूसरा आपका कॉम्पटन स्कैटरिंग होगा, और तीसरा आपका पेयर प्रोडक्शन होगा। इसलिए जो क्रॉस सेक्शन होता है वो तीनों का समेशन होता है, तो टोटल क्रॉस सेक्शन जो होगा सिग्मा पी एच, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक की वजह से क्रॉस सेक्शन, सिग्मा सी मतलब कॉम्पटन स्कैटरिंग की वजह से क्रॉस सेक्शन, एंड सिग्मा पीपी आना चाहिए यहाँ पे, यानी पेयर प्रोडक्शन की वजह से। सो ये लिखा हुआ है रेस्पेक्टिवली फॉर द क्रॉस सेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक अब्जॉर्प्शन, कॉम्पटन स्कैटरिंग एंड पेयर प्रोडक्शन, जो कि हमारे सिलेबस में आगे ही टॉपिक है। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ गया, कॉम्पटन स्कैटरिंग आ गया, पेयर प्रोडक्शन। अब ध्यान रखिएगा, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन स्कैटरिंग जो पढ़ा है, यहाँ पर सिर्फ उसका डेफिनेशन यूज करेंगे, बस इतना सा नहीं है, हमें उसके आगे डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन निकालना पड़ेगा, क्योंकि वी आर स्टडिंग दीज टॉपिक्स इन न्यूक्लियर फिजिक्स, नॉट इन क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। तो हमारे पास खैर इतना ही था, ये हमारा था लॉ ऑफ अब्जॉर्प्शन एंड एटेन्यूएशन कांस्टेंट। थैंक यू।